अब हम बात करते हैं जैसलमेर में जन आंदोलन। जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जहां जन चेतना का नितांत अभाव था। इसका मूल कारण यह था कि जैसलमेर में कम जनसंख्या थी और इसका अधिकांश भाग मरुभाग था। यातायात के साधनों का अभाव था और संचार माध्यम भी विकसित नहीं थे। यहाँ के राजा ने जन आकांक्षाओं को अधिक दबा रखा था। यही कारण है कि पहला समाचार पत्र विजय 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1932 ईस्वी में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया। राजा ने इस पत्र पर प्रतिबंध लगाकर इसके मंत्री को जेल में डाल दिया गया। सागरमल गोपा ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की, परंतु वे रियासती शासन के आतंक व अत्याचार के शिकार हुए। सागरमल अपनी व्यथा का वृतांत निरंतर जयनारायण व्यास, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू को भेजते रहे। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को जेल में जलाकर मार डाला। इसके बाद मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का साहस किया, परंतु राजा के आतंक से बचने के लिए इसकी स्थापना जोधपुर में की गई। जैसलमेर में नहीं होकर जोधपुर में इसकी स्थापना की गई थी। 28 मई को जयनारायण व्यास व मीठालाल ने जैसलमेर में जुलूस निकाला और एक विशाल आम सभा का आयोजन किया। इसके पश्चात जनभावना को नहीं दबाया जा सका। अंत में जैसलमेर भी वृहद राजस्थान में शामिल हो गया। अब बात करते हैं मेवाड़ में जन आंदोलन। मेवाड़ राज्य में जन जागृति का सूत्र पहले से ही बिजोलिया सत्याग्रह और बेंगू किसान आंदोलन के रूप में हो चुका था। अप्रैल 1938 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। इस पर माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए और अपनी गतिविधियों का संचालन वहां रहकर करने लगे। लेकिन मेवाड़ की सरकार ने फरवरी 1939 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा को देवली से जबरदस्ती उठा लिया और उन्हें यातनाएं ही नहीं दी, अपितु मुकदमा चलाकर जेल में डाल दिया गया। फरवरी 1941 ईस्वी में प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटा दिया। नवंबर 1941 ईस्वी में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। इस अवसर पर आचार्य जे.बी. कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित भी आई और खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की भी स्थापना की गई और इसका कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया। इसी प्रकार भील, मीणा और आदिवासियों के कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता को सुपुर्द किया गया। अगस्त 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो प्रजामंडल को फिर गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और इसके संबद्ध नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। दिसंबर 1945 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल को निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। धीरे धीरे देश के वातावरण के साथ मेवाड़ में भी परिवर्तन आने लगा। महाराणा के उत्तरदायी शासन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ को नया संविधान दिया, जिसका प्रारूप के.एम. मुंशी ने तैयार किया था। स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ भी राजस्थान में विलीन हो गया। अब है कोटा में जन आंदोलन। कोटा में जन आंदोलन जन जागृति का सूत्रपात लगभग 1918 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया था। कोटा निवासियों ने भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चालू कर दिया और उन्होंने गांधी टोपी पहनने जाने का उत्साह शुरू हो गया। यहाँ पंडित नैनूराम शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। वे विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ में सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया और 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। फिर इसके साथ पंडित अभिन्न हरि भी हो गए और दोनों ने मिलकर सरकार से उत्तरदायी सरकार बनाने की मांग की। अभिन्न हरि मांगरोल के रहने वाले थे। इसलिए उन्होंने यह 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना वहाँ की। इसकी अध्यक्षता पंडित नैनूराम ने की। अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष सेठ मोतीलाल बनाए गए। 1939 ईस्वी में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित अभिन्न हरि ने की। इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक भी भाग लेने आए थे। कोटा प्रजामंडल की गतिविधियों को उस समय गहरा धक्का लगा जब पंडित नैनूराम की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी और इससे पंडित अभिन्न हरि पर प्रजामंडल का पूरा भार आ गया। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिन्न हरि ने आंदोलन छोड़ दिया। इस आंदोलन में इनके साथ मास्टर शंभूदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव,
श्रीमती वेणी माधव इत्यादि उनके साथ थे। 1945 ईस्वी में इस आंदोलन में विद्यार्थी भी शामिल हो गए। उन्होंने जुलूस निकालने और आम सभाएं आयोजित की। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन शहर ने कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा झंडा फहरा दिया। कोटा की शहर पनाह के फाटक बंद कर दिए गए। शहर में आने वाली सब सड़कों में गड्ढे खोद दिए गए ताकि बाहर से कोई मदद न आ सके। कोटा के दीवान सर हरिलाल घोसलिया और आईजी पुलिस संत सिंह आंदोलन को कुचल देना चाहते थे, परंतु कोटा के महाराव भीम सिंह ने पलायथा के सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 को समझौता कर लिया। बाद में प्रधानमंत्री और आईजी पुलिस को भी दरबार ने हटा दिया। इस आंदोलन के बाद प्रजामंडल के झंडे के नीचे कोटा के सामंत, नागरिक, किसान, मजदूर और छात्र सब आ गए। जब देश आज़ाद हुआ तो कोटा के महाराव भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण वे पूरे राजस्थान के उप राज्य प्रमुख बनाए गए। अब है बूंदी में जन आंदोलन। बूंदी में भी कोटा की भांति राजनीतिक जागृति के लक्षण पहले से दिखाई दे रहे थे। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने कर वृद्धि और बेगार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। पुलिस ने किसानों पर अपना दमन चक्र चालू किया और नमाण ग्राम में बहुत अत्याचार किए, जिससे आंदोलन में और तेजी आ गई। बूंदी के महाराव ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयास किया। 1931 ईस्वी में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1936 ईस्वी में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कांतिलाल ने व नित्यानंद ने इसकी परवाह नहीं करते हुए प्रशासकीय सुधारों की मांग की। 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया, परंतु जब वे 1941 ईस्वी में वापस बूंदी आए तो उन्होंने फिर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1942 ईस्वी में उन्होंने व्रज सुंदर शर्मा के साथ लेकर आंदोलन छेड़ा। समय की मांग के अनुसार महाराजा ईश्वरी सिंह में भी परिवर्तन आया और उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी। भारत आज़ाद होने पर बूंदी भी वृहद राजस्थान में विलीन हो गया। जयपुर में जन आंदोलन। जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्री गणेश अर्जुनलाल सेठी ने किया था। जयपुर में जन आंदोलन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जमनालाल बजाज ने 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना की। 1931 ईस्वी में कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। प्रारंभ में इसका कार्य समाज सुधार ही रहा। बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल अग्रवाल, कपूर चंद पाटनी व दौलतमल भंडारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जयपुर शहर में इस दमन चक्र की भर्त्सना की गई। आखिर सरकार प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई। अगस्त 1939 ईस्वी को दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिसके फलस्वरूप प्रजामंडल की मान्यता मिल गई और सेठ जमनालाल बजाज व अन्य कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। 1940 ईस्वी में पंडित हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने राज्य भर में प्रजामंडल की शाखाएं खोल दी। नवंबर 1941 ईस्वी में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आंदोलन छेड़ा गया तो जयपुर महाराजा ने उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया। अब जयपुर में आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं रहा। इस समय प्रजामंडल में 2 वर्ग हो गए थे। एक वर्ग अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहता था और दूसरा, जिसका नेतृत्व शास्त्री जी कर रहे थे, आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। परंतु बाबा हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में सितंबर 1942 ईस्वी को हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया। दोनों में बातचीत के बाद निम्न समझौता हो गया। युद्ध के लिए राज्य सरकार, ये समझौते 5 है तो 5 पॉइंट है तो अपने को पाँचों के पाँचों याद रखने की इसमें क्या हुआ था। पहला है, युद्ध के लिए राज्य सरकार जनधन की सहायता नहीं देगा। प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोध अभियान चलाने में स्वतंत्रता होगी। ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले किसी आंदोलनकारी को प्रवेश करने में नहीं रोका जाएगा। जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए राज्य अतिशीघ्र कार्रवाई करेगा। प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। ये 5 शर्तें रखी थी मिर्जा इस्माइल ने अपने प्रधानमंत्री शास्त्री जी के सामने।
इस समझौते के फलस्वरूप जनसाधारण में आंदोलन करने की प्रेरणा समाप्त प्राय हो गई थी। शास्त्री जी समझौते के बावजूद आज़ाद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चलाया, परंतु गिरफ्तार कर लिए गए। 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए और आज़ाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलीनीकरण हो गया। अक्टूबर 1942 ईस्वी में महाराजा ने एक समिति का गठन किया जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था। इस समिति ने 2 वर्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके फलस्वरूप 1945 ईस्वी में 2 सदनों की व्यवस्थापिका स्थापित की गई, परंतु दोनों में महाराजा का ही वर्चस्व था। जब चुनाव हुए तो प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें परिषद में 3 सीटों पर और प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर विजय प्राप्त की। 24 जुलाई 1947 के दिन जब नरेंद्र मंडल की सभा हुई तो जयपुर नरेश ने यह घोषणा कर दी कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे। लेकिन जब उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया गया तो उसमें प्रजामंडल का केवल एक ही सदस्य लिया गया। जनता के दबाव पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया और देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी और टीकाराम पालीवाल को मंत्री बनाया गया। 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान में विलीनीकरण हो गया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। महाराजा मान सिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख और कोटा महाराव को उप राज प्रमुख बनाया गया।